वेलकम टू एजुनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। आज हम बात करेंगे 20 एंड 21 जून के कलेक्टिव करंट अफेयर्स की। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री है जो मतलब हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये प्लानिंग कर रही है कि पोस्ट कोविड टूरिज्म की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या प्लान्स होने चाहिए और किस तरह से इसे कंट्रोल्ड वे में प्रमोट किया जाए। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि टूरिज्म किस तरह का होता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ बाहर घूमने जाना, मजे करने के लिए जाना, उसी को टूरिज्म बोलते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने की हैसियत से आप किसी दूसरे सिटी में जाते हैं और उस सिटी में जाके रहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस दूसरे सिटी में जब आप जाओगे तो आप वहां पे कोई होटल लोगे या लॉजिंग रहोगे या XYZ दूसरे सिटी में आप जैसे भी स्टे करोगे, तो ये भी एक तरह का टूरिज्म का पार्ट होगा उस पर्टिकुलर सिटी के लिए जहां पे बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, बस रहे हैं और उससे उनकी इनकम जनरेट हो रही है। या फिर मान लीजिए आप एक पेशेंट हैं और अगर आपके सिटी में बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं है मेडिकल की, आप दूसरे सिटी में अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो उस सिटी के लिए आप भी टूरिज्म का ही एक पार्ट होंगे। इस बात को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री प्लानिंग कर रही है वो दो वेज में कर रही है। एक तो ये कि किस तरह से रूरल एरियाज में टूरिज्म के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए, लोगों की जो गाड़ी पटरी से उतर गई है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, उसे वापस रिकवर किया जाए। और दूसरा है कि यहाँ पे मेडिकल और वेलनेस की फैसिलिटीज को बढ़ाया कैसे जाए। जिस सिटी में जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी उतने ज्यादा मेडिकल पर्पज से टूरिज्म वहां पर प्रमोट होगा, टूरिस्ट आएंगे, यानी बाहर से लोग इलाज कराने के लिए आएंगे और वो भी उनके इनकम के सोर्स का एक इनकम का सोर्स होते हैं, इसीलिए टूरिज्म के पार्ट में वो इंक्लूड हो जाते हैं। धीरे धीरे हम समझते हैं क्या पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप हाइलाइट्स में देखेंगे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद क्या क्या करना होगा, ऐसे कुछ रोड मैप तैयार किए गए हैं। उन रोड मैप में दो प्लान शामिल हैं। एक तो है ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म में कैसे प्रमोट करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है तो क्या होगा, उन लोगों के लिए इनकम जनरेट होगी, वहां पे जो टूरिस्ट आएंगे लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और जो कम्युनिटीज है वो धीरे धीरे एम्पावर हो जाएंगी। दूसरा क्या है, इससे क्या होगा कि पावर्टी एलिविएशन हो पाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, हर एक को बराबर मौका मिल पाएगा। दूसरा क्या है, ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मेडिकल फैसिलिटीज को आप बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है, मिनिमल वेटिंग टाइम होता है, जितनी आजकल ना दुनिया भाग रही है, जितना जल्दी आप चीजों को प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, लोग उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सेम थिंग है, जितना अच्छा मेडिकल और वेलनेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये दो बेसिक गोल है, एक रूरल टूरिज्म और दूसरा मेडिकल टूरिज्म। बात करें अगर हम एम की, तो इसका एम क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे हम इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके। कौन सा इकोसिस्टम, एक तो रूरल डेवलपमेंट का और दूसरा मेडिकल एंड वेलनेस का। बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो MICE का मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, क्योंकि MICE ये सब कुछ किया जा रहा है इस रोड मैप को तैयार करने के लिए, ताकि एक सेगमेंट तैयार किया जाए, एक कोलैबोरेटिव स्टेप यहाँ पे उठाया जा सके। आगे हम बात करेंगे इंडिया एंड भूटान साइन MOU फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एनवायरमेंट। भूटान में अगर आपने कभी सुना हो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत अच्छी है, वहां के लोग नेचर लवर होते हैं, यानी कि एक तरफ हम इंडिया में बात करें तो लोग आर्टिफिशियल रिक्रिएशन की तरफ भागते हैं, थिएटर की तरफ भागते हैं या दूसरे कई आर्टिफिशियल जरिए के थ्रू अपने आप को खुश रखने का, रिक्रिएशन का जरिया ढूंढते हैं। लेकिन भूटान में ऐसा नहीं है, वहां के लोग नेचर लवर होते हैं, आपस में बैठकर प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ उठाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तो इंडिया और भूटान में पहले भी MOU साइन हो चुका है, लेकिन अभी 2021 में वापस से इंडिया से मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है प्रकाश जावड़ेकर जी और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया के, इन्होंने भूटान के जो नेशनल एनवायरमेंट कमीशन के चेयरमैन हैं लियोम्पो डॉक्टर टांडी डोरजी ऑफ भूटान, नाम याद रखना लियोम्पो डॉक्टर टांडी डोरजी
ये भूटान के हैं, इनके साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग डेवलप करेंगे। ये कौन से एरियाज है? पहला है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। बाकी छोटे छोटे और भी टॉपिक्स है, लेकिन ये दो मेन टर्म्स यहाँ पे आपको याद रखनी है, क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट में लीडिंग है और क्लाइमेट चेंज को कर्व करना इंडिया के लिए एक चैलेंज है। दोनों आपस में बायलेटरल कॉपरेशन के जरिए टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी और कॉपरेशन के साथ हम एक बेटर फ्रेंडशिप या बेटर पार्टनरशिप को प्रमोट कर सकते हैं, राइट? तो ये दोनों चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट होने वाली है। बात करें पिछले एमओयू की, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि MOEFCC के अंतर्गत ही आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनने और भूटान के नेशनल एनवायरमेंट कमीशन ने 11 मार्च 2013 में भी एक एमओयू साइन किया था जो 2016 में एक्सपायर हो गया, यानी टोटल 3 साल के लिए एमओयू साइन किया गया था। इसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भूटान ने वापस से एक एमओयू साइन किया है 2020 में, जो कि अभी 21 से स्टार्ट होने वाला है, इंप्लीमेंट होने वाला है। बेसिकली हम बात करें कि इंडिया और भूटान की दोस्ती कितनी पुरानी है, तो 1968 में आप चले जाइए, तब से इंडिया और भूटान के डिप्लोमेटिक टाइज है। जब इंडियन ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया था थिम्फू में, थिम्फू क्या है? भूटान की कैपिटल है। तो एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी साइन की गई थी 1949 में, जिसे 2007 में वापस से रिवाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड यूएस लॉन्च अ हाइड्रोजन टास्क फोर्स इन क्लीन एनर्जी पुश। काफी दिनों से हम ऑलमोस्ट डेली डिस्कस करते हैं कि इंडिया क्लीन एनर्जी को लेकर, ग्रीन फ्यूल को लेकर कितना ज्यादा एक्टिव है और कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि फ्यूल से होने वाला जो पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके और क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट को भी कहीं ना कहीं हम कर्ब कर सके। तो इंडिया और यूएस दोनों ने एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के यूज को लेकर नई टेक्नोलॉजीज बनाई जाएंगी, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे और एक दूसरे से पार्टनरशिप के साथ हम नए तरीके इजाद कर पाएंगे। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पर साइन किया है, जिसमें यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्लीन एनर्जी के सेक्टर में बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? जो कि बायोलॉजिकल चीजों से बनते हैं, जैसे कि इथेनॉल है, ये बायोफ्यूल है। क्यों, किससे बन रहा है? ये क्रॉप्स से बन रहा है काफी सारे, ठीक है, चावल से भी बन सकता है, तो ये बायोफ्यूल हो गए। दूसरा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अगर हम यूज करते हैं तो ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, तो ये एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन। इन दोनों को लेकर बातचीत होगी, दोनों में नई टेक्नोलॉजीज इजाद की जाएंगी और डीकार्बोनाइजिंग हाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक ग्रीनर और क्लीनर प्लैनेट को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। पॉल्यूशन को कम करना है और अपने प्लैनेट को ग्रीन और क्लीन बनाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइज जो होने वाला है, तो स्टीयरिंग कमेटी इसके लिए तैयार की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इंडस्ट्री काउंसिल और वर्किंग ग्रुप्स और कुछ सब कमिटीज को मिलकर यहाँ पे प्रायोरिटी एरियाज ढूंढे जाएंगे। किन एरियाज में सबसे ज्यादा जरूरत है, पहले किसे प्रायोरिटी देना है, बाद में किसे देना है और किस तरह की पूरी रोड मैप एक होना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। USISPF क्या है? यूएस का जो बॉडी है, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूएसए और इंडिया की बायलेटरल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थड इन बोत्सवाना। बोत्सवाना बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, सदर्न अफ्रीकन पार्ट में आएगा। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े डायमंड्स मिलते हैं, यानी कि सबसे पहला जो बड़ा डायमंड है वो भी यहीं से मिला, दूसरा भी यहीं से मिला, एंड फाइनली वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड भी बोत्सवाना की जो डायमंड माइंस है यहीं पे पाया गया है। अगर हम बात करें इसकी खासियत की, तो ये 1098 कैरेट का डायमंड है जो कि थर्ड लार्जेस्ट जेम क्वालिटी स्टोन है, ठीक है। तो देवस्वाना डायमंड कंपनी
ये इन्होंने इसे ढूंढा है, जो कि एंग्लो अमेरिकन डी बियर्स और गवर्नमेंट के बीच ज्वाइंट वेंचर है बोत्सवाना डायमंड कंपनी का। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा डायमंड है, सबसे बड़ा नहीं, थर्ड लार्जेस्ट डायमंड है, और जिसकी जो कैपेसिटी है या वेट है वो 1098 कैरेट है, राइट। अगर हम बात करें लार्जेस्ट डायमंड की, तो लार्जेस्ट डायमंड जो है वर्ल्ड का वो मिला था साउथ अफ्रीका से 1905 में, और इसकी कैपेसिटी वेट था 3106 कैरेट, राइट, 3106 कैरेट था। दूसरे नंबर पे 1109 कैरेट का है जिसका नाम है लेसेडी ला रोना, जिसे लुकारा डायमंड्स ने फाइंड किया था बोत्सवाना में 2015 में। तो सबसे पहले 1905 में साउथ अफ्रीका से मिला लार्जेस्ट, सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट हमें मिले बोत्सवाना से 2015 में, एंड नेक्स्ट जो थर्ड है वो 2021 में। अभी मैं आपको बता दूं, अगर हम मैप में बोत्सवाना की लोकेशन देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पे है बोत्सवाना येलो कलर से जो आपको दिख रहा है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के पास में ही है बोत्सवाना। अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो ये देखिए आप, ये पूरा बोत्सवाना का मैप है, यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे जिम्बाब्वे है। बेसिकली आप बोत्सवाना में डायमंड माइंस को देखेंगे तो ये देखिए दामशा माइन है, लितकाने माइन है, यहाँ पे स्वापोंग माइन है, ये गैबोरोन माइन है, और ये ज्वानिंग माइन है। बहुत सारी माइंस बेसिकली बोत्सवाना में पाई जाती हैं, डायमंड काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे होता है। और अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग माइन और प्रिटोरिया माइंस डायमंड की सबसे बड़ी माइंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डायमंड पाया जाता है। और अभी हमने जो बात की थी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायमंड मिला था वो साउथ अफ्रीका से ही मिला था। तो साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी फेमस माइंस है? जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड रहिए आप यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे इब्राहिम रेसी विंस ईरान 2021 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देखो ईरान जो है, टर्की जो है, आसपास के जो अरेबियन कंट्रीज हैं या दूसरे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ साथ चर्चा में रहते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो बेसिकली आपको याद रखना है इब्राहिम रेसी, ये अभी ईरान के 2021 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत चुके हैं। 19 जून को ये रिजल्ट आया है। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो हसन रूहानी। हसन रूहानी का नाम काफी फेमस रहा है, पिछले दिनों कई बार चर्चित रहे हैं। तो रिमेंबर, हसन रूहानी को रिप्लेस किया है किसने? इब्राहिम रेसी ने। 62% वोट से जीते हैं विद अबाउट 90% ऑफ बैलेट्स काउंटेड, राइट। ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ईरान के सिंस मार्च 2019। और ईरान की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रिया। व्हाट इज ईरानियन रिया? ये आप मैप देखेंगे, ये अपना अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन है। यहाँ पे आप देखिए ये इंडिया हो जाएगा, इधर ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो ईरान की बाउंड्री किस किस से लगती है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इधर फिर आपको मिलेगा अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इराक। और यहाँ पे अगर आप कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो कोस्टल बाउंड्री में ईरान के जस्ट सदर्न पार्ट में है पर्सियन गल्फ, यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान, और ऊपर नॉर्दर्न साइड आप देखेंगे कैस्पियन सी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कैस्पियन सी के सराउंडिंग कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो रिमेंबर यहाँ पे हम कुछ कंट्रीज देख सकते हैं, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सभी कैस्पियन सी से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। आयरलैंड ऑलराउंडर केविन ओब्रायन रिटायर्स फ्रॉम ओडीआई। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ओब्रायन ने रिटायरमेंट ले लिया है। काफी फेमस क्रिकेटर ये रहे हैं वर्ल्ड में, ये आयरलैंड के हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिलहाल अभी अभी ओब्रायन जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, इनका संबंध किस देश से है? तो आयरलैंड से इनका संबंध है। इन्होंने T20 वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, 37 ईयर्स इनकी एज है और इन्होंने 153 ओडीआईज आयरलैंड के लिए खेले हैं, जिसमें से 3619 रन इन्होंने बनाए हैं। आगे बढ़ेंगे। इंडियन अमेरिकन सुमिता मित्रा विंस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। वेरी इंपॉर्टेंट।
सुमित्रा मित्रा जी जो हैं, ये एक यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड इन्होंने जीता है। ये इंडो अमेरिकन है बेसिकली। तो इन्होंने किस फील्ड में ये अवार्ड जीता है? नैनो टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा इनोवेशन ये लेकर आई है। आप जानते हैं डेंटल फील्ड में, जो हमारे दांतों के लिए होती है डेंटल फील्ड, इसमें बहुत सारे ऐसी सर्जरीज होती है या इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें बहुत माइनर इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो मैम ने नैनो टेक्नोलॉजी को डेंटल फील्ड में लेकर आई, जिससे बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सप्लोर हो सकेंगी, नई टेक्नोलॉजी आ सकेगी, जिससे हम बहुत बारीकी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में इन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की है और ये बेसिकली डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। इन्होंने कुछ नैनो पार्टिकल्स को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया जिसका नाम रखा नैनो क्लस्टर। ओके, इन्हें इलेक्ट किया गया था नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग 2021 में फॉर हर वर्क इन्वेंशन इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा आप। और यूएस नेशनल इन्वेंटर हॉल ऑफ फेम में भी इन्हें इंडक्ट किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है एनुअली, और बेसिकली किस फील्ड में दिया जाता है? जो इनोवेशन, इकोनॉमी या सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही हितकारी हो, लाभकारी हो, तो ऐसे फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। आगे बात करेंगे, DPIIT सेक्रेटरी गुरु प्रसाद मोहपात्रा पासेस अवे ड्यू टू कोविड एट 59। बेसिकली आपको याद रखना है, गुरु प्रसाद मोहपात्रा जी ये DPIIT के सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इनकी डेथ हो गई अभी कोविड-19 के चलते। काफी ज्यादा लॉस हमारे कंट्री में, इवन पूरे वर्ल्ड में हम सबको देखने को मिल रहा है। हर दिन कुछ नया ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। DPIIT के सेक्रेटरी बनने से पहले मोहपात्रा जी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रिमेंबर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और ये गुजरात कैडर से IAS ऑफिसर थे 1986 बैच के। आगे बात करेंगे, फॉर्मर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शटलर मार्कस किडो पासेस अवे। देखिए फिर वही एक और न्यूज हमें मिल रही है यहाँ पे कि गोल्ड मेडलिस्ट मार्कस किडो हैं, ये इंडोनेशिया के हैं, शटलर हैं। इन्हें हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई है 14 जून को। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मार्कस किडो का संबंध किस देश से है या किस खेल से है, तो आप याद रखिएगा ही वॉज अ शटलर एंड ही बिलोंग टू इंडोनेशिया, राइट। हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है, सिर्फ 36 साल के ये थे, 36 ईयर्स ऑफ ओल्ड। इंडोनेशिया के डबल्स प्लेयर में इन्होंने 2008 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, और 2006 में वर्ल्ड कप, 2007 में वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने हेनरा स्टीवान के साथ जीता। आखिर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की शुरुआत या इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे भारत से ही आया है, क्योंकि भारत में प्राचीन समय से योग पद्धति पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि आज के समय में कहीं खो सी गई है। तो उसे रिवाइव करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए कितना ज्यादा योगा जरूरी है, इसे ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे 2021 की जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर वेलबींग, और 2021 में ये 7th एडिशन था, क्योंकि इसे स्टार्ट किया गया था 2015 से। सबसे पहले राजपथ न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया गया था। इसका जो आइडिया है PM नरेंद्र मोदी ने ही दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत भारत से ही की गई है। तो 69th सेशन था UN जनरल असेंबली का, तब मोदी जी ने ये आइडिया प्रपोज किया और तब से हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। So this is all for today. Thank you so much, friend. We'll be back soon.